27 दिसंबर 1927 महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव महाड़ में इतिहास रचा जाता है। एक ऐसी घटना घटती है जो पूरे देश को हिलाकर रख देती है। हजारों लोगों की भीड़ के बीच हिंदू धर्मशास्त्र के एंशियंट टेक्स्ट मनुस्मृति को जलाया जाता है और उसके बाद से उस दिन को मनुस्मृति दहन दिवस कहा जाने लगा। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर क्यों इस एंशियंट टेक्स्ट को जलाया गया और इसे किसके द्वारा जलाया गया और ये हजारों लोगों की भीड़ आगे किसका समर्थन कर रही थी। तो इन सभी सवालों को जानने के लिए हमें घटना को पूरी तरह समझना होगा। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल सफर यूपीएससी। और स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द इवेंट बर्निंग ऑफ मनुस्मृति। ये तो हम सबको पता है कि साल 1927 में बाबा साहब अम्बेडकर महाड़ सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं। इस सत्याग्रह का उद्देश्य सोसाइटी के लोअर क्लास यानी दलित वर्ग के लोगों को मंदिर में एंट्री दिलाना और मंदिर के वाटर टैंक से पानी लेने का अधिकार दिलाना था। लेकिन उसके पहले ही कलेक्ट्रेट के द्वारा एक लीगल नोटिफिकेशन के जरिए सभी को फ्री एक्सेस ऑथराइज कर दिया जाता है। लेकिन इस सब के बावजूद अपर क्लास यानी ब्राह्मण्स लोअर क्लास यानी दलित वर्ग को मंदिर में एंट्री करने नहीं देते हैं। और इसी वजह से बाबा साहब अम्बेडकर इस सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज करने का फैसला करते हैं। ये सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज करने से पहले ही ब्राह्मण्स लोकल कोर्ट से कलेक्ट्रेट के लीगल नोटिफिकेशन पर स्टे ऑर्डर ले आते हैं। ब्राह्मण द्वारा पूरा पूरा प्रेशर बनाया जाता है इस महाड़ प्रोटेस्ट को रोकने के लिए। और शायद यही कारण है कि प्रोटेस्टर्स को मीटिंग करने के लिए कोई पब्लिक ग्राउंड एक्सेस करने नहीं दिया जाता है। लेकिन उसके बाद एक लोकल जेंटलमैन फतेह खां अपना प्राइवेट लैंड देते हैं प्रोटेस्टर्स को प्रोटेस्ट करने के लिए। प्रोटेस्ट में पार्ट लेने वाले वॉलंटियर्स को एक प्लेज देनी पड़ती थी। इसमें कहा गया था कि मैं बर्थ बेस्ड चतुर्थ वर्ण सिस्टम में विश्वास नहीं रखता, मैं कास्ट डिस्टिंक्शन में विश्वास नहीं रखता, मैं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन में विश्वास नहीं रखता। अनटचेबिलिटी हिंदुइज्म के लिए एक अभिशाप है और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए। हालांकि प्रोटेस्ट की लोकेशन पर डॉक्टर अम्बेडकर का अराइवल भी कम ड्रामेटिक नहीं था। ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इससे हमें पता चलता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कितनी दूरदर्शी और कितने चतुर थे। ऐसे ही उन्हें महान नहीं कहा जाता। तो अब आते हैं अपनी स्टोरी पर कि कैसे डॉक्टर अम्बेडकर प्रोटेस्ट की लोकेशन पर पहुंचते हैं। हालांकि एक्चुअली होता यह कि सोसाइटी के बहुत से वर्ग उनके एफर्ट को रोकना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि प्रोटेस्ट हो। ऐसे में डॉक्टर अम्बेडकर बस के थ्रू जर्नी ना करते हुए, बाय रोड जर्नी ना करते हुए बॉम्बे के दसगांव पोर्ट से बोट में यात्रा करते हैं, जो कि और ज़्यादा डिस्टेंस होती है, मतलब और ज़्यादा डिस्टेंस क्रिएट कर देती है उनकी जर्नी में। लेकिन वो ऐसा करते क्यों हैं? क्योंकि एक्चुअली उन्हें डर था कि कहीं बस ऑनर्स उनका बाइकआउट ना कर दे, और अगर बस ऑनर्स उनका बाइकआउट करेंगे तो वो टाइम पर प्रोटेस्ट की लोकेशन में नहीं पहुँचेंगे। तो ऐसे में और ज़्यादा डिस्टेंस तय करते हुए वो बोट में यात्रा करते हैं। क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने सोचा कि दसगांव पोर्ट से जो महाड़ गांव तक की डिस्टेंस है 5 मील, वो तो वो चलकर भी तय कर सकते हैं ऐसी कंडीशन में। प्रोटेस्ट ग्राउंड में पंडाल तैयार किया जाता है, जहां मंच से पहले डॉक्टर अम्बेडकर एक शानदार भाषण देते हैं। पंडाल के ठीक सामने वेदी यानी कि पायर तैयार की जाती है। इसके चारों कोण पर पोल्स इरेक्ट किए गए थे और तीनों तरफ बैनर लगे हुए थे जिन पर लिखा हुआ था मनुस्मृति ची दहन भूमि, यानी कि मनुस्मृति का शमशान घाट। 25 दिसंबर 1927 को यानी कि मनुस्मृति को जलाने के ठीक 2 दिन पहले देर शाम एक कॉन्फ्रेंस में मनुस्मृति को जलाने का रेजोल्यूशन लिया जाता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस रेजोल्यूशन को डॉक्टर अम्बेडकर के ब्राह्मण एसोसिएट गंगाधर नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे मूव कर रहे थे। उन्होंने 6 दलित साधुओं के साथ मिलकर इस टास्क को पूरा किया। अब 17 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति को जला दिया गया। लेकिन अब सवाल ये आता है कि इस प्रोटेस्ट के साथ मनुस्मृति का क्या संबंध था और इसे क्यों जलाया गया। इन सभी सवालों को जानने से पहले हम मनुस्मृति को जान लेते हैं। व्हाट इज मनुस्मृति? मनुस्मृति पुराना हिंदू धर्मशास्त्र टेक्स्ट है, जिसे ऑफिशियल मानव धर्मशास्त्र टेक्स्ट भी कहा जाता है। माना जाता है कि इसे 100 सीई के ड्यूरेशन में मनु के द्वारा लिखा गया था। मनुस्मृति हिंदू को उनका धर्म या कोड ऑफ कंडक्ट डिस्क्राइब करती है, जिसमें वर्ण के आधार पर समाज के हर मेंबर की ड्यूटी या उसके धर्म को डिस्क्राइब किया गया है। मनुस्मृति को 12 चैप्टर्स में लिखा गया है और इसमें 2694 श्लोक हैं। पहले अध्याय में प्रकृति के निर्माण, 4 युगों, 4 वर्णों, उनके पैसों, ब्राह्मण की महानता जैसे विषय शामिल है। दूसरा अध्याय ब्रह्मचर्य और अपने मालिक की सेवा पर आधारित है। तीसरे अध्याय में विवाह के प्रकार और रीति रिवाज, श्राद्ध यानी कि पूर्वजों को याद करने का विवरण है। चौथे अध्याय में गृहस्थ धर्म के कर्तव्यों, खाने के नियमों
और 21 तरह के नर्क यानी कि हेल का विवरण है। 5वें अध्याय में महिलाओं के कर्तव्यों, शुद्धता और अशुद्धता का जिक्र है। 6वें अध्याय में संत के कर्तव्यों को डिस्क्राइब किया गया है। 7वें अध्याय में राजा के कर्तव्यों को बताया गया है। 8वां अध्याय अपराध, न्याय, वचन और राजनीतिक मामलों की बात करता है। 9वें अध्याय में पैतृक संपत्ति का डिस्कशन है। 10वें अध्याय में वर्णों के मिश्रण और 11वें अध्याय में पाप, कर्म और 12वें अध्याय में 3 गुणों वेदों की प्रशंसा है। मनुस्मृति में राइट्स, क्राइम, स्टेटमेंट और जस्टिस की बात कही गई है। यह आज की आईपीसी और सीआरपीसी या फिर यूँ कहें कि वर्तमान की भारतीय न्याय संहिता और भारतीय न्याय नागरिक सुरक्षा संहिता जिन्होंने आईपीसी और सीआरपीसी को रिप्लेस किया है, की तरह लिखी गई है। इसलिए इसे हिंदूज की लॉ बुक भी कहा जाता है। लेकिन मनुस्मृति में ऐसा क्या था कि जो डॉक्टर अम्बेडकर इसका विरोध करते थे और इसे जलाने जैसे एक्सट्रीम स्टेप्स भी ले लेते हैं। कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट ऑफ मनुस्मृति। मनुस्मृति में वर्ण सिस्टम के डिवीजन को ईश्वर के द्वारा रचित बताया गया है। इसमें ब्राह्मण्स, क्षत्रियास और वैश्यास को ट्वाइस बोर्न का स्टेटस दिया गया है। वहीं शूद्रास को सिंगल वर्ड का कहकर उन्हें अनक्लीन और वेदों को पढ़ने के लिए अनफिट बताया गया है। दलित को अनटचेबल कहा गया है और वर्ण सिस्टम के बाहर रखा गया है। उन्हें किसी भी प्रकार का अधिकार न देने की बात कही गई है। मनुस्मृति में कास्ट बाउंड्रीज को स्ट्रिक्टली मेंटेन करने की बात कही गई है, जिसके कारण यह इंटरकास्ट मैरिजेस को पूरी तरह गलत बताती है। इसलिए वुमेन्स की सेक्सुअलिटी को कंट्रोल करने की बात भी करती है। मनुस्मृति के 5th चैप्टर के 148 श्लोक में लिखा है कि एक लड़की हमेशा अपने पिता के संरक्षण में रहना चाहिए। शादी के बाद पति उसका संरक्षक होना चाहिए। पति की मौत के बाद उसे अपने बच्चों की दया पर निर्भर रहना चाहिए। किसी भी स्थिति में एक महिला आज़ाद नहीं हो सकती। मनुस्मृति में ऐसे और भी बहुत से कंट्रोवर्शियल श्लोक हैं, जैसे कि 11वें अध्याय के 135वें श्लोक के अकॉर्डिंग 100 साल के क्षत्रिय को 10 साल के ब्राह्मण को अपने पिता की तरह ट्रीट करना चाहिए। 4थे अध्याय के 78 से 81 श्लोक में कहा गया है कि शूद्र एडुकेशन रिसीव करने के लिए अनफिट है। अपर क्लास को कोई भी एडुकेशन और कोई एडवाइस शूद्र को नहीं देनी चाहिए। शूद्र को कानून और रिलीजियस कोड्स जानने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही इन्हें सिखाना चाहिए। इस नियम को तोड़ने वाले नर्क में यानी कि हेल में जाएंगे। 8वें अध्याय में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को सपोर्ट करने वाले बहुत से श्लोक हैं, जैसे कि 20वें श्लोक में लिखा गया है कि ब्राह्मण जो जन्म से ही ब्राह्मण है, यानी कि उसने ना तो वेदों को पढ़ा है और ना ही वेदों में दिए गए किसी काम को किया है। अगर राजा चाहे तो ऐसे ब्राह्मण भी उसके लिए लॉ को इंटरप्ट कर सकते हैं। इन शॉर्ट कहें यानी कि ऐसा व्यक्ति भी राजा के दरबार में जज बन सकता है। लेकिन एक शूद्र ऐसा कभी नहीं कर सकता, भले ही वो कितना ही ज्ञानी, कितना ही नॉलेजेबल क्यों ना हो। श्लोक 270 में दिया है कि कोई शूद्र किसी अपर कास्ट वाले की इंसल्ट करता है तो उसकी जुबान काट लेनी चाहिए, क्योंकि वो लो ओरिजिन का है और उसे ऐसा करने का अधिकार नहीं है। श्लोक 271 में लिखा है कि अगर वो किसी भी अपर कास्ट के व्यक्ति का नाम और काम बिना रिस्पेक्ट के मेंशन करता है तो उसके मुंह में 10 अंगुल लंबा लोहे का रॉड गर्म करके डाल देना चाहिए। इसी तरह बहुत से श्लोकों के द्वारा मनुस्मृति में ब्राह्मणों की सुप्रीमेसी और शूद्रास की इन्फीरियरिटी के एम्फेसाइज किया गया है। तो यही कारण है कि दलित लीडर्स और हम जैसे सोशल इक्वलिटी में बिलीव करने वाले बहुत से लोग मनुस्मृति का विरोध करते हैं। ज्योतिबा फुले पहले रिफॉर्मर थे जिन्होंने मनुस्मृति की आलोचना की थी और यही कारण है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी इसका विरोध करते थे। तो ये जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाने के पीछे क्या तर्क दिए थे। 3 फरवरी 1928 को अपने न्यूज़पेपर बहिष्कृत भारत में डॉक्टर अम्बेडकर मनुस्मृति दहन को एक्सप्लेन करते हुए एक आर्टिकल लिखते हैं। इसमें उन्होंने कहा कि मनुस्मृति को पढ़ने के बाद उन्हें विश्वास हो गया कि यह सोशल इक्वलिटी के आइडिया को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती है और किसी भी चीज़ को जलाने का मतलब है कि वो जिस आइडिया को रिप्रेजेंट कर रही है उसके प्रति विरोध जताना। दुनिया भर में विरोध करने का ये तरीका अपनाया जाता है, यानी कि ऑपरेशन को सिंबलाइज करने वाली चीज़ जलाया या नष्ट कर दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन के ड्यूरेशन में एंशिएंट रेजिम को सिंबलाइज करने वाले बेस्टिए का डिस्ट्रक्शन,
अम्बेडकर यह भी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो मनुस्मृति को पूजते हैं, उनसे यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो अनटचेबल के कल्याण में कोई रुचि रखते होंगे। उन्होंने मनुस्मृति को जलाने को महात्मा गांधी द्वारा फॉरेन क्लॉथ को जलाने के एक्ट से भी कंपेयर किया। उनका कहना था कि जैसे फॉरेन क्लॉथ को जलाना कॉलोनियल रूल की आइडियोलॉजी को चैलेंज करता है, वैसे ही मनुस्मृति को जलाना पैरामेडिकल सुप्रीमेसी और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को चैलेंज करता है। ये मनुस्मृति को जलाने का उद्देश्य था। मनुस्मृति को जलाना दलित मूवमेंट को एक नई दिशा देता है। इस एक्ट से यह दिखाया जाता है कि दलित अब ब्राह्मण सुप्रीमेसी को नहीं मानते और इक्वलिटी ना सिर्फ उनकी डिमांड है, बल्कि उनका अधिकार भी है। आज भी मनुस्मृति को जलाने की न्यूज़ेस देखने को मिलती है। हालांकि अब मनुस्मृति का कानून इंडिया में नहीं चलता, बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन से ही इंडिया गवर्न करता है। लेकिन ये एक्ट सोसाइटी में आज भी चल रहे अपर कास्ट हेजेमनी को विरोध करने का एक तरीका है।